हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एनवायरनमेंट के प्रोग्राम में एनवायरनमेंट क्विक रिवीजन सीरीज़ को लेकर हम स्टडी कर रहे थे और एनवायरनमेंट के क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत आज अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक पर्यावरण में पढ़े गए अब तक सभी प्रकार की चीज़ों को लेकर हम किस तरीके से एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करते हैं, एक पर्यावरण नियोजन एवं प्रबंधन की क्या भूमिका होती है और इसके अंतर्गत हम किस किस तरीके के कार्यों का संचालन करते हैं, उन सभी चीज़ों को आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम जैसा पढ़ते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से विद ग्राफिंग का यूज़ करते हुए सिनॉप्सिस का क्रिएट करके हम चीज़ों को समझते चलते हैं। तो उसी तरीके की प्रक्रिया के तहत आज हम एक बार फिर से इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण नियोजन एवं प्रबंधन, एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत ये सेकेंड लास्ट वीडियो है आपकी। इसके बाद एक वीडियो आपको और मिलेगी और वो होगी क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, और उसके साथ ही एनवायरनमेंट क्विक रिवीजन सीरीज की आपको कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद लास्ट जो वीडियो होगा उस सब्जेक्ट में हम घोषित कर सकते हैं या आपके अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं कि आप अगला किस सब्जेक्ट की क्विक रिवीजन सीरीज चाहते हैं, जो कि मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछा जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, वो पॉलिटी और इकोनॉमी है। और ये दोनों ही सबसे ज़्यादा इसमें टॉपिक और क्वेश्चन बनते हुए दिखाई भी देते हैं। तो इनमें से आपके पास किसी एक सब्जेक्ट को आप लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर शुरू करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन हम लास्ट के वीडियो में करेंगे या उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पर्यावरण नियोजन एवं प्रबंधन के टॉपिक्स को। सबसे पहले आइए देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं। ये इस टॉपिक का पूरा निचोड़ है, इस टॉपिक का सार मैं कह सकता हूं इसे, कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं। क्या क्या होगा? पर्यावरण प्रबंधन से हम स्टार्ट करेंगे। किससे? पर्यावरण प्रबंधन से स्टार्ट करेंगे। पर्यावरण अतिप्रभाव एवं मूल्यांकन की चर्चा करेंगे। पर्यावरण प्रबंधन के पक्षों की जानकारी लेंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के जो बोर्ड हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं। परियोजनाएं देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफिक से नीचे लेकर आया हूँ। यहाँ पर इतनी सारी जो परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जैसे घड़ियाल है, बाघ, गिद्ध, हाथी, गिर, संगुल, कस्तूरी, लाल पांडा, मणिपुर थामिन और कछुआ संरक्षण गैंडा परियोजना, ये सारी परियोजनाओं को हम यहाँ पर फिनिश करने जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अगले टॉपिक की ओर आएंगे। वृक्षों की रक्षायत आंदोलन की डिस्कस करेंगे। चिपको आंदोलन, एपिकोलो आंदोलन, मैत्री आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, सामाजिक वानिकी, इन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि IUCN है, WWF है, UNDP यहाँ पर होगा, UNED लिख दिया है, WCEP है, WCED है, IPCC है, इसके अतिरिक्त साइट्स है, ट्रैफिक है, ग्रीन पीस है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो भी रिपोर्ट्स बनाई गई, जो भी समझौते हुए हैं जिनेवा से लेकर के यहाँ पर पेरिस सम्मेलन तक, इन सभी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सब कुछ एक बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे कुछ यहाँ पर पर्यावरण के प्रबंधन को लेकर, नियोजन को लेकर, प्लानिंग को लेकर काफ़ी सारा काम किया जाता है और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस लेक्चर सीरीज में ख़त्म करने जा रहे हैं। इसको आप नोट डाउन, इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जब आप पूरा एक बार एनवायरनमेंट के पूरा डिस्कस करते, पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद जब रिवीजन का टाइम आता है तो वहाँ पर ये आपके शॉर्ट नोट्स बहुत काम आ सकते हैं, बहुत कम समय में बहुत आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात अगर हम करें यहाँ पर, तो आप इसका फ़ायदा कब उठा सकते हैं? जब आपका परीक्षा का टाइम होता है, जब आपका प्री का पेपर आने वाला होगा, मेंस का पेपर आने वाला होगा, वहाँ इसका रिवीजन करके आप आधे घंटे 1 घंटे का इसका वीडियो देखकर आप वहाँ पर बहुत ही जल्दी से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। सबसे पहले आइए समझते हैं पर्यावरण प्रबंधन का तात्पर्य क्या है। पर्यावरण प्रबंधन हम किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर परिभाषा जो लिखी हुई है क्या कहती है? पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरणीय स्थिरता तथा मानव क्रियाओं के मध्य विशिष्ट समायोजन स्थापित करना पर्यावरणीय प्रबंधन कहलाता है। तो 3 चीजें महत्वपूर्ण है। क्या क्या? पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरणीय स्थिरता और मानव क्रियाएं। जब इन तीनों के मध्य इस तरीके का सामंजस्य हो, जिससे वहां पर एक सामंजस्य कहते हैं संतुलन बना रहे, तो उसी के लिए जो कार्य किया जाता है, जो क्रियाएं की जाती हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रबंधन। इसके लिए पूरा एक चार्ट क्रिएट किया गया है। क्या चार्ट क्रिएट किया गया है? देखिए यहाँ पर पूरा चार्ट कैसे क्रिएट किया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ पर सारी चीजें एक साथ यहाँ पर आ जाए।
ठीक है, आई थिंक ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर देखिए क्या है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, है ना। अब इसमें देखिए पूरी प्रक्रिया यहां पर मैं समझाऊंगा आपको क्या क्या इसके अंतर्गत, ध्यान से इसको देखिएगा। ये पूरा चार्ट यहां पर क्रिएट किया हमने, जो 3 चीजों की चर्चा की उसी को मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता तथा हम आधार। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पर्यावरण संकट होते हैं, समस्याएं आती हैं। किस तरीके के संकट हैं? जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण अवनयन अर्थात डिग्रेडेशन हो रहा है, हानि हो रही है, क्षति हो रही है, प्राकृतिक प्रकोप बढ़े हैं, नेचुरल डिजास्टर में वृद्धि हुई है, दुर्लभ जीव जंतुओं और पौधों का विलुप्त होना। तो इस तरीके की आपको समस्याएं यहां पर देखने को मिलनी है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें क्या है? प्रबंधन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? प्रबंधन की आवश्यकता है। तो प्रबंधन की आवश्यकता हमें क्या करने के लिए है? तो यहां पर ये सारे काम हम यहां पर कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? जैविक अजैविक संगठन को सुरक्षा प्रदान करना, पारिस्थितिकी तंत्र से ऊर्जा प्रवाह के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र की समस्थिति के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के परिवर्तन को वहां पर रोकने के हेतु, पादप उद्भव विकास एवं वितरण को सुनिश्चित करने हेतु, जंतु उद्भव विकास एवं उसके वितरण को सुनिश्चित करने हेतु, पादप एवं जंतु के विलुप्तीकरण को रोकने हेतु, प्राकृतिक उपादानों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु, पर्यावरण अवनयन को रोकने हेतु, प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने हेतु और प्राकृतिक प्रकोपों के संदर्भ में वहां पर क्या कार्य किया जा सकता है, इन सभी कार्यों के लिए हमें प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर प्रबंधन की जो आवश्यकता है वो कैसे होंगी? मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, क्रियाएं कैसी की जाती हैं? जो क्रियाएं की जाएंगी उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? पर्यावरण पर पड़ता है। तो मानव के द्वारा ये सारी चीजें की जाती हैं, सभी पर जो एस्पेक्ट आता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा जो ये क्रियाएं की जाती हैं उससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, और पर्यावरण पर प्रभाव जो पड़ता है वो कैसा पड़ता है? पर्यावरण में संकट उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी क्रियाएं करनी है जिसके माध्यम से हम नूतन प्रविधियों को अपना करके, नूतन अर्थात नई प्रविधियों को अपना करके हम प्रबंधन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये आपका चार्ट है, ठीक है। कैसे समझना है? पर्यावरण पर संकट है तो उसको पर्यावरण पर संकट को हमें निस्तारण करने के लिए हमें प्रबंधन की आवश्यकता है। जो प्रबंधन की आवश्यकता है वो हमें किन किन पक्षों की आवश्यकता है, इन तथ्यों पर हमें इन पर काम करने की जरूरत है। और ये जो सारी चीजें हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती हैं? मानव की क्रियाओं के द्वारा। मानवीय क्रियाओं के प्रविधियों के कारण वहां पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, और नूतन प्रविधियां जो भी नई नई क्रियाविधियां, अगर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो वहां पर हम बेहतर इसमें कार्य कर सकते हैं। तो ये आपका चार्ट है, इसके माध्यम से हमने एक पर्यावरण प्रबंधन को एक संक्षेपीकरण में एक ग्राफिंग के माध्यम से सिनॉप्सिस क्रिएट करके इंटरलिंक करके यहां पर हमने समझ लिया। अगली बात अब इसमें आता है कि पर्यावरण अधिप्रभाव का मूल्यांकन करना है। क्या करना है? यहाँ पर पर्यावरण प्रभाव का हमें अधिमूल्यांकन करना है। तो ये यहाँ पर कैसे होगा इसको यहाँ पर समझते हैं। तो इसमें देखिए पर्यावरण अधिप्रभाव का जो मूल्यांकन है, इसमें देखिए क्या सबसे पहले देख लेते हैं मूल्यांकन हम किन किन आधारों पर जो है वो कर रहे हैं। पहला जो पॉइंट इसमें बताया गया कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। जब एक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है तो वहाँ पर अपने आसपास के संसाधनों का प्रयोग करता है, लेकिन जब वो उसका अत्यधिक उपयोग करने लगता है, अपनी क्षमता से अधिक उसका वहाँ पर दोहन करे, तो उसे हम कहते हैं वहाँ दोहन की प्रक्रिया, अंधाधुंध दोहन की स्थिति कहते हैं। ठीक इसी तरीके से संसाधनों के दोहन उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव जो होता है पर्यावरण अधिप्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधनों के दोहन एवं उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को ही हम पर्यावरण अधिप्रभाव कहते हैं। इसके बाद पर्यावरण जो अधिप्रभाव का मूल्यांकन आधार क्षेत्र है, पर्यावरण प्रभाव का आधार मूल्यांकन जो क्षेत्र है उनके बारे में देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसमें आता है पर्यावरण की वर्तमान दशा कैसी है। आकलन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पर्यावरण की वर्तमान दशा क्या है। दूसरा, प्रस्तावित परियोजनाओं के लक्ष्य एवं उनकी आवश्यकता क्या है। जो भी सड़क हैं, रेल मार्ग हैं या अन्य चीज़ें आप बना रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में, तो ऐसी जो प्रस्तावित परियोजनाएं उनके लक्ष्य और उनकी आवश्यकता कितनी है। परियोजनाओं के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति क्या होगी, पर्यावरण कितना प्रभाव पड़ेगा, कितने पेड़ इत्यादि काटे जाएंगे, कोई वहाँ पर जो रह रहा है वो कहाँ पर प्रस्थापित होगा। तो उन सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो परियोजनाओं के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति को देखते हैं। दीर्घ एवं अल्पकालिक प्रभावों की चर्चा करते हैं कि वर्तमान समय में जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, और कुछ समय के पश्चात
4 साल, 6 साल, 10 साल के पश्चात वहां पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। वैकल्पिक एवं उप परियोजनाओं का विवरण भी वहां पर देखेंगे कि वहां पर उसके साथ साथ एक बड़ी परियोजना हो सकती है, उसके साथ हो सकता है छोटी छोटी अन्य परियोजनाएं भी आप विकसित कर रहे हैं। तो ऐसी क्या कोई वैकल्पिक परियोजना या उप परियोजनाएं भी हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं की अवस्थिति देखी जाएगी, कहां पर उनका विस्तार किया जा रहा है, कहां उनका निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों की चर्चा की जाएगी कि मनुष्यों पर, जीव जंतुओं पर, पर्यावरण पर, पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूएसए ने 1969 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत की थी। किसकी? पर्यावरण आपके अधिप्रभाव मूल्यांकन की शुरुआत कब की गई? 1969 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो यूएसए के द्वारा बनाई गई, वहां से इसका कार्य प्रारंभ हुआ। भारत एवं विकासशील देशों ने 1980 के बाद इसको प्रारंभ किया। भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो 1980 के पश्चात। भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस दिशा में कार्यरत हैं। तो भारत का जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उनके द्वारा पर्यावरण अधिप्रभाव संबंधित वहां पर कार्य किया जाता है। जो एनओसी जारी करते हैं, कोई भी जो परियोजना वहां पर निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित होती है, तो वहां पर उन्हें पर्यावरण मंत्रालय की जो होती है एनओसी चाहिए होती है। जब तक वो एनओसी वहां पर जारी नहीं करते हैं, किसी प्रकार की परियोजना प्रारंभ नहीं हो सकती है। तो वहां पर भारत के पर्यावरण मंत्रालय इस दिशा में कार्यरत हैं। 1994 में उद्योग, खनन, सिंचाई, विद्युत, परिवहन, पर्यटन, संचार आदि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया गया। तो किन किन क्षेत्रों में अनिवार्य कर दिया गया? उद्योग, खनन, सिंचाई, विद्युत, परिवहन, पर्यटन एवं संचार के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त भारत में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण आदि के द्वारा पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन का निरीक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है। तो भारत में 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, एक आपका वनस्पतिक सर्वेक्षण है, दूसरा यहाँ पर प्राणी सर्वेक्षण है। दोनों के द्वारा इस तरीके के निगरानी, नियंत्रण, सर्वेक्षण कार्य किए जाते हैं। भारत सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस के द्वारा विकास परियोजनाओं को स्वीकृत प्राप्त करने की शुरुआत भी की है। तो वहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय भी उन योजनाओं को देखेगा और उनके क्लियरेंस के बाद ही आप योजनाओं को प्रारंभ कर सकते हैं। बात करते हैं पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष की। तो पर्यावरण प्रबंधन के जो पक्ष हैं, एक है वन संसाधनों का प्रबंधन, दूसरा है मृदा प्रबंधन, तीसरा है वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन। तो वन संसाधनों का प्रबंधन जो होता है, यहाँ पर उनके महत्व, उनके वन संसाधन के क्षरण के प्रभाव एवं उपायों को देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं महत्व की। किसकी? महत्व की। महत्व की है यहाँ पर वन का, क्योंकि ये जीव जंतुओं के संरक्षण क्षेत्र प्रदान करते हैं, रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं, जलवायु के नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर निभाते हैं, मृदा अपरदन के अवरोध को कम करते हैं और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हैं। तो ये वन इस तरीके से इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अब अगर आप जरूरत से ज़्यादा वनों की कटाई करेंगे, वनों की कटाई क्यों करेंगे? सड़कों के निर्माण के लिए, आवासीय क्षेत्रों के लिए, उद्योगों के विकास के लिए। तो वहाँ पर जब आप वनोन्मूलन करते हैं, बड़े स्तर पर वनों का कटाव करते हैं, तो वहाँ पर देखिए क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जीव जंतु स्थानांतरित हो रहे हैं या मर रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वहाँ पे कहते हैं कि आपको जो वार्मिंग क्रिएट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। जल स्तर निरंतर जो होता है, जो भूमिगत जल स्तर है वो आपका कम हो रहा है, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है। मृदा अपरदन में आपको वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वहाँ पर बंजर भूमि का विस्तार हो रहा है, रेगिस्तानी एरिया में वृद्धि हो रही है। हिम ग्लेशियरों का पिघलना हो रहा है, जिससे वहाँ पर आपको जो भी हिमाच्छादित क्षेत्र थे वहाँ पर वो कम हुए हैं। साथ ही वहाँ पर समुद्री जलस्तर उसके कारण बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और इन सभी के कारण जो होता है, मनुष्यों को, द्वीपों को और समुद्र के किनारे बसे शहरों को समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब वन प्रबंधन के लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं? तो वन प्रबंधन संबंधी उपायों के तौर पर पहला काम है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की एक निश्चित सीमा होती है, जिसे यहाँ पर तय किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की दोहन की जो निश्चित सीमा होती है, उसे तय किया जाना चाहिए। इस सीमा को हम कहते हैं पोषणीय सीमा। क्या कहते हैं? पोषणीय सीमा। तो जिस सीमा तक दोहन किया जा सकता है उसे कहा जाता है पोषणीय सीमा। इस सीमा तक दोहन के पश्चात हुई क्षति की पूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो अगर यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने पोषणीय सीमा से ज़्यादा दोहन कर लिया है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आपको काम करना होगा। इसके अतिरिक्त वनों की अग्नि रेखा का निर्धारण करना आवश्यक है। वनों में आजकल आग बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करना सुनिश्चित होगा कि जहाँ पर वन लगते हैं वहाँ वनों में आग कैसे लग रही है। उसके लिए वहाँ पर सुनिश्चित क्षेत्रों को विकसित करना होगा कि वनों में आग लगने की जो घटनाएं हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है।
कीटों द्वारा प्रतिवर्ष जंगलों को भारी क्षति होती है। अत्याधुनिक नियंत्रण विधियों द्वारा इन कीटों को नष्ट किया जाना चाहिए। वृक्षों का ईंधन के रूप में प्रयोग ना हो, इसके लिए वैकल्पिक ईंधन की पूर्ति की जानी चाहिए। वैकल्पिक ईंधन के रूप में जैसे एलपीजी सिलेंडर का यूज आप बड़े स्तर पर किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना को प्रारंभ किया गया है। गैस कनेक्टिविटी को फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से ईंधन इत्यादि के तौर पर लकड़ी का प्रयोग ना किया जाए। देश को छोटी छोटी इकाइयों के विभाजित कर भारी संख्या में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जैसे अभी इसी साल हमने देखा वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत भारत में बड़े स्तर पर यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। फाउंडेशन की तरफ से, आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से भी यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संबंधी कानून बनाकर उनका कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि यहाँ पर कोई भी पर्यावरण को क्षति पहुँचाता है, वह बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो वहाँ पर उसको क्षतिपूर्ति उसके द्वारा सुनिश्चित की जाए, दंड के प्रावधान किए जाने चाहिए। सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, नगर वानिकी योजनाओं की सक्रियता में वृद्धि तथा पर्यावरण संचेतना द्वारा भूमंडलीय पारिस्थितिकी को पुनः व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो सामाजिक स्तर पर वानिकी का अर्थात वृक्षारोपण जैसी चीज़ों को वृद्धि करने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। न सिर्फ सामाजिक स्तर पर बल्कि कृषि और नगर वानिकी को भी यहाँ पर विकसित करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर काम आता है मृदा प्रबंधन। मृदा प्रबंधन की कुछ विधियां हैं, जैसे वनस्पति आवरण तथा संरक्षित वनारोपण। ठीक है, इसके अंतर्गत सघन वनस्पति आवरण के कारण जल की बूंदें सीधे धरातल पर नहीं पहुंचती हैं, जल प्रवाह धीमा व मृदा अपरदन इससे कम होता है। तो मृदा अपरदन को रोकने का बड़ा अच्छा उपाय यहाँ पर क्या है कि वनस्पति का आवरण जो ऊपर मिट्टी पर रहता है, उसके कारण होता है मिट्टी जो होती है सीधे आपकी जल की बूंदों और उसके प्रभाव कह सकते हैं कि इफेक्ट में नहीं आती है, उसके प्रभाव को सीधे इफेक्ट में ना आने के कारण वहाँ पर उनका अपरदन नहीं होता है, और उससे होता है आपकी मिटाई जो मिट्टी होती है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर और उपजाऊ बनी रहती है। दूसरी एक स्थिति है जिसे हम कहते हैं समोच्च रेखीय जुताई। क्या कहते हैं? समोच्च रेखीय जुताई। ये कहाँ होती है? ढलुआ धरातल पर जल प्रवाह तीव्र होता है, फलतः अपरदन अधिक होता है। समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई करने पर जल प्रवाह पर नियंत्रण रहता है, फलस्वरूप मृदा अपरदन कम होता है। तो समोच्च रेखीय स्थितियाँ जो होती हैं, अगर आप ढालों पर जो होता है अगर हम वहाँ पर देखें तो जल प्रवाह बहुत तीव्र होता है। ऐसी स्थिति में समोच्च रेखीय अर्थात कुछ मेड़ जो होती हैं वहाँ पर बना लीजिए एक के बाद एक के बाद एक, तो इस तरीके सीढ़ीदार स्थितियाँ उत्पन्न कर सकते हैं हम। इसके अतिरिक्त वेदिकाकरण, ट्रेसिंग कर सकते हैं। नदी घाटियों में पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत का निर्माण करके कृषि कार्य किए जाने से जल का प्रवाह रुक रुक कर होता है और मृदा अपरदन कम होता है। तो मृदा अपरदन कम करने के लिए पहाड़ी और साथ ही साथ नदी घाटियों में भी हम यहाँ पर वेदिकाकरण या कह सकते हैं कि आपको सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फसल चक्र को अपनाया जाना चाहिए। फसल चक्र क्या है? जलवाष्पन जो जलवायविक दशाओं के अनुसार एक ही खेत में वर्ष में 2 या 3 फसलों को एक के बाद एक उगाते हैं, जिसे फसल चक्र कहा जाता है। जैसे हम रबी, खरीफ और जायद 3 फसलें वहाँ पर लेते हैं 4-4 महीने के अंतराल पे, तो इसे क्या कहते हैं? एक के बाद एक के बाद एक। और वहाँ पर हर फसल दूसरी फसल से अलग होती है, उसकी आवश्यकता, पोषकता और कह सकते हैं उसके उत्पादन के लिए जो प्रविधियाँ होती हैं वो एक दूसरे से अलग होने के कारण वहाँ पर उसकी मृदा की अपरदन कह सकते हैं फसल चक्र इसको कहते हैं। एक के बाद एक फसलें लेना, उसकी मृदा अपरदन भी वहाँ पर नहीं होती है, साथ ही मृदा की उपजाऊपन भी बनी रहती है। स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाना। क्या करना? स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध, जो झूम खेती जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इस कृषि से विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष काफ़ी मात्रा में वनस्पतियां तथा भूमि बेकार जाती है, इसलिए इस कृषि पर नियंत्रण आवश्यक है। लोग घूम घूम कर क्या करते हैं? जंगलों कटाई करते हैं, खेती करते हैं, वहाँ पर उसका उत्पादन करते हैं और उसके बाद पलायन करके फिर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। तो इस तरीके से मृदा को भी नुकसान होता है और पेड़ों को भी वहाँ पर कटाव होता है। तो इसको यहाँ पर रोके जाने की बात कही गई है। पशुचारण पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। पशुचारण का मतलब अनियंत्रित पशुचारण से छोटी छोटी वनस्पतियों का क्षरण एवं मृदा अपरदन की परिस्थितियां सृजित होती हैं, अतः इन क्षेत्रों में चारागाहों का निर्माण आवश्यक है। जब पशुओं को चराया जाना की स्थिति को हम पशुचारण कहते हैं, और यदि ये अनियंत्रित तरीके से किया जाए तो वहाँ पर जब पशु वहाँ पर चरते हैं तो वो मिट्टी का जो होते हैं, उनके जो खुर होते हैं वो क्या करते हैं? खाते भी हैं, साथ ही तो वो क्या कहते हैं? उखाड़ कर खाते हैं, तो इस मिट्टी भी उससे बाहर आ जाती है। तो ऐसी स्थितियाँ में क्या होता है? मिट्टी भी खराब होती है, मिट्टी का अपरदन होता है, घास का और जो पौधे होते हैं उनको खा लेने के कारण वहाँ की मिट्टी जो होती है शिथिल हो जाती है और बरसात के कारण वो उनके साथ बह जाती है, जिससे मृदा अपरदन की समस्या होती हैं। और यदि इसके लिए हम एक अलग से चारागाह का ही निर्माण कर दें तो इससे यहाँ पर समस्याएँ समाप्त हो सकती हैं। इसके बाद आता है अवनालिका नियंत्रण किया जाना।
ये क्या है, अवनालिका अपरदन से भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, अतः वनस्पति आवरण में वृद्धि एवं बांध निर्माण द्वारा अवनालिका अपरदन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अवनालिका अपरदन जैसे कि मतलब कहते हैं कि मिट्टी में एक नाली जैसी संरचना बीच बीच से बन जाती है, जिसको हम अवनालिका अपरदन कहते हैं, और इससे मिट्टी को भी काफ़ी नुकसान होता है। भूमिगत स्थितियों पर खेती इत्यादि करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर भूमि जो होती है फिर ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं उथला है, फिर गड्ढा है, फिर उथला है, तो वहाँ पर बहुत समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर बांध निर्माण के द्वारा अवनालिका अपरदन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा यहाँ पर है वन्य जीव संरक्षण तथा प्रबंधन को लेकर। ठीक है, मृदा को देख लिया, वनों को देख लिया, अब बात करेंगे यहाँ पर वन्य जीवों को लेकर। तो वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर सबसे पहले विनाश का कारण क्या है, क्यों जीव जंतुओं का यहाँ पर लगातार कह सकते हैं उनकी संख्या में कमी आई है, या विलुप्ति का कारण क्यों बन रहे हैं। तो देखिए, विनाश का जो कारण है वो जनसंख्या की वृद्धि का होना है, औद्योगिक प्रगति और नगरीकरण के उपाय हैं। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक प्रगति और नगरीकरण के द्वारा यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक वास क्षेत्रों की सुरक्षा करनी, वन्य जीवों के प्राकृतिक वास क्षेत्रों की सुरक्षा, जीवों के अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं को पुनर्स्थापित करना, आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, वन जीवों के सुरक्षा एवं संरक्षण के परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, वन जीवों के सुरक्षा संरक्षण के लिए जन संचेतना को नितांत आवश्यकता है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रबंधन करना, कानून एवं अधिनियम बनाकर इनका संरक्षण सुनिश्चित करना। तो ये किस तरीके से हम वन्य जीवों को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, उसके ये उपाय हैं। उपायों के तौर पर सबसे पहले एक अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं उत्पन्न की जानी बहुत ज़रूरी हैं, जहां पर पशु आसानी से उस माहौल में ढल सकें और वहां पर विकसित हो सकें, नए पीढ़ियों का विकास हो सके। तो उसके लिए वहां पर एक अनुकूल वातावरण का होना ज़रूरी है। शिकार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वहाँ ऐसा ना हो कि वहाँ पर एक तरफ हम उनके संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर शिकारी उनका शिकार करके वहाँ पर उनकी संख्या को कम कर रहे हैं और वो विलुप्त हो रहे हैं। वन जीवों की सुरक्षा के लिए परियोजनाओं का क्रियान्वयन, अभी परियोजनाओं के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, कई सारी परियोजनाएं सरकार ने संचालित भी की हैं। जन संचेतना का प्रकार, कह सकते हैं कि जागरूकता, लोगों के मन में जीवों के प्रति एक कह सकते हैं कि उदारता की स्थिति और वहाँ पर उनके प्रति लगाव होना, संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, इन सभी के जागरूकता कार्यक्रम वहाँ पर संचालित किए जाने की भी आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रबंधन करना जरूरी है। जैसे कि अभी असम में हमने देखा, बाढ़ के कारण काजीरंगा जो आपका उद्यान था, मानस जो था, वहाँ पर काफ़ी सारे जो जीव थे वहाँ पर डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन वहाँ पे काफ़ी बड़ी एक क्षति वहाँ पर देखने को मिली। तो इस तरीके के जो आपदाएं आ रही हैं वहाँ पर कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, कानून एवं अधिनियम बनाकर जो भी इनके संरक्षण के लिए भी कार्य किया जाना चाहिए। तो कानून एवं संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, कौन सा, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें क्या है, वन्य जीव की श्रेणी में सभी प्राणी आते हैं, तो वन्य जीव के अंतर्गत सभी प्राणी आएंगे। वन्य जीव संरक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1991 में संशोधित किया गया। अब यहाँ पर इसके तहत कुछ बोर्डों की स्थापना की गई, जैसे भारतीय वन्य जीव बोर्ड 1985, ठीक है, तो ये 1972 में आया। इसके तहत फिर भारतीय वन्य जीव बोर्ड एक बनाया गया 1985 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई। वन जीव संरक्षण की योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं निर्देश देने के लिए शीर्ष सलाहकार एजेंसी है। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड भारत की शीर्ष सलाहकार एक संस्था है, एजेंसी है, वन जीव संरक्षण की योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी एवं निर्देश देने के लिए। अगला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया गया है। अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वन्य जीव बोर्ड है और राज्यों के स्तर पर राज्य वन्य जीव बोर्डों को स्थापित करने की भी बात कही गई है। इसके अतिरिक्त BSI और JSI अर्थात बोनेटिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रजातियों की सूचियां तैयार करते हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये सब हमने पिछले टॉपिक में लेक्चर्स में पढ़े हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से, बाकी डिटेल्स हमने वहाँ पर देखा था। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अर्थात ऐसे क्षेत्र स्थापित करने का उद्देश्य जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करना है। तो जीवों के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन करना है।
जैव विविधता के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण व शोध कार्य को प्रोत्साहित करना इनका मूल उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। देश का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में नीलगिरी में स्थापित किया गया। भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो ये तो हो गया जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर ध्यान पढ़ने की जरूरत, क्योंकि हम इससे पहले भी लेक्चर पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इसमें समझाने को मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा वन जीवों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, इस उद्देश्य से की जाती है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान वन विहार तथा वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, जबकि कुछ अभ्यारण्य में 1 या 2 राष्ट्रीय उद्यान भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना। वर्तमान में 103 है, इसकी संख्या बढ़ भी चुकी है। एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी पहले के प्रिंटेड हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एक बार इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 103 से आई थिंक ज़्यादा हो चुकी है। उद्यान में क्षेत्रों में कटाई, चराई तथा आवास को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इस उद्यान में, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, इसमें कटाई, चराई और आवास को नुकसान पहुंचाने की गतिविधि अनुमति नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वन जीवों, जंगली वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। सुरक्षात्मक तौर पर इनके कारण विकसित किया जाता है। अभ्यारण्य में स्थानीय निवासियों के लिए जंगली उत्पाद एकत्र करने के लिए वृक्षों तथा घासों की सीमित कटाई तथा जमीन का निजी स्वरूप बने रहने देने जैसी बातों की छूट होती है। इसके अतिरिक्त गौने सोने वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1934 में असम में की गई। वर्तमान में इनकी संख्या 500 से भी अधिक है। तो ये इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं कितने कहाँ हैं। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं की बात करते हैं। कितनी यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं अब तक संचालित की जाती हैं? पहली है बाघ परियोजना, 1972 में प्रारंभ की गई। 18 राज्य WWF एवं वन्यजीव बोर्ड यहाँ पर इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। और किसके लिए है? तो बांध लिखा है, बाघों के लिए है। तो बाघ परियोजना किस जीव संबंधित है? बाघों के लिए है। संचालन यहाँ पर 18 राज्यों में किया जा रहा है। WWF वन्यजीव बोर्ड के द्वारा के सम्मिलित प्रयास से 1972 में प्रारंभ की गई। दूसरा है एक्शन टाइगर्स योजना, 2007 में प्रारंभ की गई वन्यजीव संगठन के द्वारा, और यहाँ पर ये भी योजना किसके लिए है? बाघों के लिए है। तीसरा है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, 2006 में प्रारंभ किया गया। हरियाणा एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यहाँ पर इसको देखरेख करती है और गिद्धों के बचाव के लिए कार्य किया जाता है। फिर है गिर सिंह परियोजना, 1973 में प्रारंभ की गई। केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के सहयोग से इसे प्रारंभ किया गया है। एशियाई शेरों के संरक्षण को लेकर यह कार्य करेगी ये योजना। इसी तरह है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना 1992 में लेकर आए हैं। झारखंड एवं केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। हाथियों के संरक्षण हेतु इसको हम संचालित करते हैं। इसके बाद और भी कई सारी परियोजनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका हांगुल परियोजना है, 1970 में प्रारंभ हुई। IUCN केंद्र सरकार और 7 राज्य जो होते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य जो भी है, जम्मू कश्मीर राज्य भी यहाँ पर इसमें सम्मिलित है। हांगुल हिरण जो वहाँ पर पाया जाता है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में प्रारंभ की गई IUCN के द्वारा कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए। लाल पांडा परियोजना 1996 में प्रारंभ की गई, WWF के द्वारा प्रारंभ की गई लाल पांडा को संरक्षित करने हेतु। मणिपुर थामिन परियोजना 1977 में प्रारंभ की गई, IUCN के द्वारा प्रारंभ की गई और थामिन मृग को संरक्षित करने हेतु। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में लेकर आए, केंद्र सरकार उड़ीसा सरकार के सहयोग से ओविल रिडले को संरक्षण प्रदान करने हेतु। ओविल रिडले कछुआ पाया जाता है जो कि उड़ीसा राज्य के तटों पर वहां पर देखा जाता है। इसके बाद गैंडा परियोजना 1987 में असम और केंद्र सरकार के सहयोग से गैंडों के संरक्षण के लिए। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में UNDP और केंद्र सरकार के सहयोग से घड़ियालों को संरक्षण प्रदान करने की। तो यहाँ पर हमने सारी परियोजनाओं को देखा, कब प्रारंभ की गई, किसके द्वारा, किसके सहयोग से प्रारंभ की गई और किस प्रकार के जीवों के लिए है। तो जीवों का नाम तो आसानी से आप परियोजना के नाम से ही पता कर सकते हैं। बेसिकली सन और किसके द्वारा प्रारंभ की गई, किस क्षेत्र में संचालित है, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसी तरह ये तो वन जीवों के संरक्षण के लिए होगा। इसी तरह वृक्षों के संरक्षण के लिए कुछ आंदोलन चलाए गए, जैसे चिपको आंदोलन। ये आपको प्रारंभ किया श्री सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद के द्वारा 1973 में प्रारंभ किया गया। कहाँ प्रारंभ किया गया? उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया। कार्य क्या था या किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाने के लिए। चिपको का मतलब चिपक कर उन्हें गले लगाकर उन्हें वहां पर संरक्षित करने का प्रयास किया। लंबी पीछे कहानी है जो आपको जानने की जरूरत नहीं, जो फैक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
किसके द्वारा प्रारंभ किया, कब प्रारंभ किया, कहाँ प्रारंभ किया गया, कार्य किया गया। तो ये हो गया, हमने चिपको आंदोलन देखा। इसी तरह था एक एपिक्को आंदोलन, ये भी यहाँ पर चिपको आंदोलन की जैसा था और इसे प्रारंभ किया था पांडुरंग हेगड़े ने। कहाँ, दक्षिण भारत, कर्नाटक इत्यादि के आसपास क्षेत्रों में। कार्य था पेड़ों का आलिंगन करके, आलिमन लिखा हुआ, आलिंगन अर्थात गले लगाकर उन्हें कटने से बचाने का प्रयास करना था। और नारा था बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ, बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ, किसका नारा था, एपिक्को आंदोलन का था। इसके बाद अगला है मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन में के प्रणेता जो थे वो कल्याण सिंह रावत थे। कौन थे, प्रारंभ किसने किया, कल्याण सिंह रावत के द्वारा। स्थल उत्तरांचल या उत्तराखंड है। प्रारंभ 1995 में, किस लिए, निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करना। तो जहाँ ऐसे वहाँ पर क्षेत्र पहाड़ जो कि वन जहाँ पर नहीं रह गए हैं, पेड़ों को पूरी तरह काट दिया गया, तो उनको वापस से हरा भरा करने के लिए प्रारंभ किया गया। कौन सा आंदोलन, मैत्री आंदोलन। कहाँ पर, उत्तराखंड। किसके द्वारा, कल्याण सिंह रावत के द्वारा। कब, 1995 में। इसी तरह पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसे प्रणेता थे पीपुल्स पार्टी, एक पार्टी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। गोवा की पार्टी है ये। प्रारंभ यहाँ पर महाराष्ट्र से हुआ है। क्षेत्र कौन कौन से हैं, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। 5 राज्य अब तक इसमें सम्मिलित हो चुके हैं, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। 6 राज्य हैं, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नारा था जंगल बचाओ और मानव बचाओ, जंगल बचाओ मानव बचाओ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कार्य था पश्चिमी घाट के वनों का संवर्धन एवं संरक्षण करना, पश्चिमी घाट के वनों का संवर्धन एवं संरक्षण करना। तो ये यहाँ पर हमने देख लिए जितने आंदोलन थे। अब इसी के अंतर्गत की बात आती है कृषि वानिकी। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो कृषि वानिकी से क्या तात्पर्य है, कृषि वानिकी से क्या तात्पर्य है, इसको समझते हैं। कृषि वानिकी देखिए क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वर्षा का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन लेना, वर्षा का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन लेना है। बेकार बंजर भूमि का वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित करना है, बेकार बंजर भूमि का वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित करना है। बेरोजगार एवं कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर देना है, बेरोजगार जो हैं और उनको और कृषि श्रमिकों को यहाँ नए रोजगार के अवसर भी इसके माध्यम से उपलब्ध कराना है। पर्यावरण परिस्थिति एवं जलवायु को सुव्यवस्थित कर सुधार करना है। तो किस इन सभी चीज़ों का मूलतः कृषि वानिकी का एक जो मूल उद्देश्य है वो आपको पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। कृषि वानिकी का प्रयोग करके वहाँ पर पर्यावरण के लिए बेहतर कार्य करना है, परिस्थिति और जलवायु को में सुधार लाना है। इसमें क्या क्या किया जाता है, इसके स्वरूप के कृषि वानिकी के अंतर्गत कितने स्वरूप हैं। एक है एग्रो सिल्वीकल्चर। एग्रो सिल्वीकल्चर में क्या किया जाता है, फसल प्लस ईंधन के पेड़, जैसे आलू प्लस पोपलर, एक तरफ पोपलर लगा दिया जाएगा, दूसरा आलू नीचे वहाँ पर आलू वहाँ पर उगा लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसे कहते हैं एग्रो सिल्वीकल्चर। इसी तरह से एग्रो हार्टिकल्चर, इसमें क्या होता है, फसलें लगाई जाती हैं, फल भी लगाए जाते हैं और वृक्ष भी लगाए जाते हैं। जैसे कि मसूर प्लस यहाँ पर आंवला लगा लिया है, तो एक तरफ फसल हो गई, दूसरी तरफ यहाँ पर आंवला लगाया गया, आंवला एक फल है और आंवले का यहाँ पर वृक्ष लग गया। तो इस तरीके का भी इसको हम कहते हैं एग्रो हार्टिकल्चर। इसी तरह से एग्रो सिल्वी है, एग्रो सिल्वी पास्चुरल। तो इसमें क्या होता है, फसलें पेड़ प्लस चारागाह, तो प्लस पशु, फसलें पेड़ चारागाह पशु। तो यहाँ पर एग्रो सिल्वी पास्चुरल, यहाँ पर ये एक विधि इसके अंतर्गत प्रयोग की जाती है। चौथा है एग्रो हार्टी सिल्वीकल्चर। तो एग्रो हार्टी सिल्वीकल्चर में फसलें होंगी, फल होगा और ईंधन का पेड़ होगा। अर्थात वहाँ पर जो भी हमने एक फसल ली, जैसे मसूर ले लिया, आंवले का भी पेड़ लगा लिया, पोपलर का भी पेड़ लगा लिया, तो यहाँ पर तीनों का काम हो गया। इसके बाद सिल्वी पास्चुरल अर्थात पेड़ प्लस चारागाह प्लस पशु। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इस तरीके की जो प्रविधियाँ अपनाई जाती हैं वो किस में अपनाई जाती हैं, कृषि वानिकी में, जहाँ पर कृषि के साथ साथ वनों को वृद्धि करने हेतु वहाँ पर कार्य किया जाता है। तो ये तो हो गया कृषि वानिकी को लेकर। अब बात करते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु कौन कौन से संगठन हैं यहाँ पर। तो चलिए एक एक करके सभी संगठनों के बारे में देखते हैं। पहला है प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN स्थापना हुई थी 1948 में। यहाँ पर मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कार्य क्या है, विलुप्त प्रायः असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी। तो यहाँ पर रेड डाटा बुक कई बार क्वेश्चन पूछा था कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो वो कौन जारी करता है, IUCN, स्थापना 1948, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और विलुप्त प्रायः असुरक्षित जीवों के और पादपों संबंधित यहाँ पर ये कार्य करती हैं। दूसरा है विश्व वन्य जीव कोष WWF। विश्व वन्य जीव कोष WWF स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी, 1962 में। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कार्य क्या करते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों के देखभाल पर नजर रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करती है। तो ये आपका काम हो गया ग्लैंड के यहाँ पर विश्व वन जीव को काम क्या हो गया, जीवों की देखभाल पर नजर रखना, उनके संबंधी मानदंडों को पूरा करना, विभिन्न देशों एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कार्य। अगली है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तौर पर यहाँ पर काम करती है, जिसमें स्थापना है 1972 में। मुख्यालय नैरोबी भी यहाँ पर नैरोबी होगा, केनिया की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कार्य जो है पर्यावरण परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर अंतर सरकारी विभिन्न सरकारों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करके वहाँ पर कार्य कराने को लेकर कौन कार्य करता है, UNEP। इसके बाद है पर्यावरण विकास एवं विश्वव्यापी आयोग WEED। तो यहाँ पर ये क्या काम करती है, इनकी स्थापना हुई 1984 में। कब हुई, 1984 में। कब हुई, 1984 में। किसकी, पर्यावरण विकास का विश्वव्यापी आयोग। मुख्यालय USA में है। कार्य क्या करते हैं, कार्य देख लीजिए, पर्यावरण विकास के मुद्दों के पुनरीक्षण तथा उनके लिए प्रस्ताव सूत्रबद्ध करना। पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों के पुनरीक्षण तथा उनके लिए प्रस्ताव सूत्रबद्ध करने का कार्य कौन करता है, ये आपका WED करती है। इसके अतिरिक्त अगली है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल IPCC। स्थापना कब हुई थी, 1988। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कार्य क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करना। जलवायु परिवर्तन उनके प्रभाव का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने का काम IPCC का है। इसके बाद आती है साइट्स। साइट्स की स्थापना हुई थी 1973 में। कब हुई थी, 1973 में। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में है। कार्य क्या करती है, यह जीवों तथा उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध का कार्य लगाती है। तो प्रतिबंध लगाती है उनके व्यापारिक, कह सकते हैं कि जीवों के दुर्व्यापार को या उनके अंगों के दुर्व्यापार को वहाँ पर रोकने का कार्य करती है। इसके बाद आती है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस की स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय यहाँ पर एम्स्टर्डम में है। नीदरलैंड है, ये गलत लिखा है, इसको सुधार लेना है। एम्स्टर्डम में है, 1969 नीदरलैंड में है। कार्य क्या है, जलवायु परिवर्तन से बचाव की मुहिम के संदर्भ में काम करती है ग्रीन पीस। इसके बाद है ट्रैफिक की स्थापना हुई थी 1971 में। कब हुई थी, 1971 में। मुख्यालय कहाँ है, ओटावा कनाडा में है। कार्य करती है वन जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध का कार्य करती है। वन्य जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का कार्य ट्रैफिक के द्वारा नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। 1971 में इसकी स्थापना हुई। एट लास्ट यहाँ पर पर्यावरण को लेकर जो सम्मेलन हुए हैं अलग अलग समयों में, उनको देख लेते हैं। इससे भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण सम्मेलन को लेकर क्या क्या काम किया गया है। सबसे पहले जिनेवा प्रोटोकॉल। जिनेवा प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1925 में जिनेवा जो प्रोटोकॉल हुआ था। इसमें काम क्या किया गया था, किस लिए आयोजित हुआ था, तो रासायनिक एवं जैविक हथियारों पर निषेध करना, स्टॉकहोम समझौता, तो ये दूसरा हो गया। तो जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में हुआ था। किस लिए हुआ था, देखिए क्वेश्चन ऐसा ही आता है। एक तरफ वहां पर समझौते प्रोटोकॉल होंगे, दूसरी तरफ उनमें किया गया कार्य या सन या स्थान, यही आपको पूछा था और हमें इतना ही ध्यान रखना है। तो जिनेवा प्रोटोकॉल कब हुआ, 1925 में। किससे संबंधित है, तो रासायनिक एवं जैविक हथियारों पर को निषेध करने से। दूसरा है स्टॉकहोम होगा, यहाँ पर हीन कर दिया, स्टॉकहोम समझौता वर्ष 1972 में। कार्य पर्यावरण सुरक्षा है, तो विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास था। ये पर्यावरण सुरक्षा को लेकर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौता हुआ उसको स्टॉकहोम समझौता कहते हैं। नेक्स्ट है वियना सभा। कब हुआ, 1985 में। किस लिए, ओजोन क्षरण हेतु कारक पदार्थों को समझौता, उनको रोकने के लिए किया गया समझौता। तो वियना समझौता, वियना सभा, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1985 में। ओजोन क्षरण से संबंधित है, मिलान करने को कभी आएगा तो यहाँ ध्यान रखिएगा। वियना सभा 1985 में ओजोन क्षरण से संबंधित, उनके रोकने, उससे संबंधित जो कारक हैं जो ओजोन क्षरण के लिए प्रभावी, उनको रोकने के लिए किया गया प्रयास था। इसके बाद आता है मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता का आयोजन हुआ था 1987 में। कब हुआ था, 1987 में। इसका उद्देश्य भी क्या था, ओजोन परत संरक्षण के लिए उत्तरदायी पदार्थों, गैसों के उत्सर्जन पर चरणबद्ध ढंग से उत्सर्जन रोकने के लिए प्रतिबंध लगाना। तो इसका भी काम था कि ओजोन परत को जो भी पदार्थ, रासायनिक तत्व नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको चरणबद्ध तरीके से रोका जाए। इसके बाद फिर प्रारंभ हो गए पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पहला हुआ था 1992 में, रियो में आयोजन हुआ था। इसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, रियो सम्मेलन भी कहते हैं।
उद्देश्य था टिकाऊ विकास के लिए एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। तो एजेंडा 21 के नाम से भी इसे जानते थे। एजेंडा 21 किसकी देन है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन की, जो 1992 में हुआ था। और एजेंडा 21 किससे संबंधित है? टिकाऊ विकास से। इसके बाद फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? इसका आयोजन 1997 में हुआ। उद्देश्य क्या था? विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती की सीमा तय की गई। विकसित देशों के लिए, ध्यान रखिएगा, विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती की सीमा तय की गई। इसका उद्देश्य ऐसी हर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है, अर्थात मानव के द्वारा की जाने वाली कोई भी प्रक्रिया जो कि पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालती है उनको रोकने संबंधी कार्य को किया जाना था। कार्बन ट्रेडिंग की चर्चा पहली बार यहाँ पर हुई कि जो भी देश सभी देश कहीं ना कहीं कार्बन का उत्सर्जन करते हैं तो वो चाहें तो उस कार्बन को लेकर व्यापार भी कर सकते हैं। कोई कम उत्पादन कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, तो उस हिसाब से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को विकसित किया जाए ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। और संयुक्त क्रियान्वयन पर जोर दिया गया, अर्थात सबको साथ में मिलकर काम करना था। ये सारी चीज़ें कब की गई? क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में ये हुआ था, और जिसका उद्देश्य यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना, सभी मानवीय क्रियाविधियों को रोकना जो पर्यावरण को दूषित करते हैं, कार्बन ट्रेडिंग की बात की गई, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को विकसित करने की बात की गई और संयुक्त क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन 2007 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 2007 में इंडोनेशिया में हुआ, जिसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कटौती के मामले में विश्वव्यापी सहमति कायम करना। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए एक विश्वव्यापी समझौते के तहत इसको आयोजित किया गया था 2007 में इंडोनेशिया में। और एट द लास्ट यहाँ पर हम देखेंगे पेरिस जलवायु समझौता, जिसको लेकर लगातार एक चर्चा बनी हुई है। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ। उद्देश्य क्या था? यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की कटौती को लेकर इसको ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। वैश्विक यहाँ पर जो समझौता किया गया, यहाँ पर ये 1.5 होगा, 15 डिग्री नहीं होगा, 1.5 होगा। ये वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच सीमित करना है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ग्रीन हाउस गैसों की कटौती और जलवायु अनुकूल विकास के लिए वित्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। ये सारा काम यहाँ पर पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत किया गया। तो हमने यहाँ पर अब तक हुए जितने भी सम्मेलन थे, इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मैंने वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि मेन पॉइंट्स आपके पूछाते हैं, वो होता है सम्मेलन किस से संबंधित है और कब हुआ था, और इसी को लेकर वो क्रमबद्ध को लेकर वहाँ पर पूछते रहते हैं। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इनको 2 बार 3 बार देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यदि आपने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया, पढ़ लिया, तो आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो आज के लिए यहाँ पर इस टॉपिक में इतना ही रखेंगे। बाकी डिटेल से आप सब पढ़ चुके हैं। ये रिवीजन सीरीज, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझने से ज़्यादा चीज़ें क्या होंगी, जब आपने एक बार समझ लिया है तो उसको एक मेमोराइजन होता है कि जल्दी से रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए आपको इसको प्रयोग करना है। तो क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आपको आज को ये सेकेंड लास्ट वीडियो था। अंतिम वीडियो आपको जलवायु परिवर्तन पर मिल जाएगा, और वो भी मैं जल्दी ही देने की कोशिश करूँगा। हो सकेगा तो इस वीक के लास्ट तक या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जल्दी ही मिलते हैं अंतिम वीडियो के साथ, और उसके बाद फिर नई सीरीज के नई टॉपिक को लेकर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।